नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, सेंट्रल विस्टा यानी संसद के नए भवन के उद्घाटन को लेकर इस वक्त देश में सियासत तेज है। इस सियासत में उन तस्वीरों की झलक दिखने लगी है जिन्हें 2024 में देश देख सकता है। आप जानते ही हैं कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं और अब उसके पास यानी कि मोदी सरकार के पास शासन करने के लिए केवल 1 साल बाकी है। अगर सब कुछ नियम के मुताबिक हुआ तो 1 साल बाद फिर से लोकसभा के चुनाव होंगे, जहां फिर से बीजेपी को जनता से अपने लिए वोट मांगने होंगे। और अभी के हालात देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार जनता बीजेपी की बात शायद ही सुने, या मोदी लहर जैसी कोई चीज अभी तो नजर नहीं आ रही है, बल्कि इस बार तो विपक्षी एकता के जलवे दिखने के आसार बन रहे हैं। जिस तरह 2004 में यूपीए 1 ने वाजपेयी और आडवाणी की बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया था, 2024 में भी ऐसा ही कुछ हो सकता है। इसके अनुमान जानकार लगा रहे हैं और ये अनुमान हवा हवाई नहीं है दोस्तों, बल्कि इनके पीछे पुख्ता कारण भी है, पुख्ता वजह भी है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में आपने देखा कि विपक्षी दल कांग्रेस के साथ खड़े नजर आए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समान सोच वाले, समान विचार वाले दलों को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं और इसकी तस्वीरें संसद सत्र में भी दिखाई दी थीं। अभी सेंट्रल विस्टा का और उसके एक पार्ट यानी संसद भवन का, सेंट्रल विस्टा में जो प्रोजेक्ट है उसमें संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को करना चाहिए। इस मांग के साथ कांग्रेस समेत 19 दलों ने उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया है, जबकि बसपा, बीजू जनता दल, YSRCP, ये तमाम ऐसे दल जो हैं, इन दलों ने बीजेपी का साथ देना तय किया है। आज ममता बनर्जी जी भी आई बाहर और कह रही थी कि बहिष्कार नहीं करना चाहिए विपक्षी दलों को। खैर, मायावती की बात कर रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा, मायावती जी। लेकिन मायावती जी की जो राजनीति है, सियासत है, वो कहाँ है, कैसी है, किस दिशा में जा रही है, पिछले 5-7 साल में कहाँ तक पहुँच गई है, इस पर चर्चा हम लोग करते रहे हैं। ज़्यादा आगे हो सकता है चर्चा करें, लेकिन इस जो सेंट्रल विस्टा के संसद भवन के इस उद्घाटन मामले में जिस तरह 2 खेमे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, उससे साफ समझ में आ रहा है कि 2024 में बीजेपी के खेमे में कौन से दल रहेंगे और कांग्रेस के खेमे में कौन से दल रहेंगे। यानी कि अपने अपने दल, अपना अपना गुट यहां साफ दिखाई दे रहा है। बीजेपी के पास सांसदों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन समर्थन करने वाले दल कम हैं और जो पुराने साथी हैं उनमें से कुछ अलग हो चुके हैं। वहीं कांग्रेस के पास अभी लोकसभा की सीटें कम हैं, लेकिन उसके साथ खड़े होने वाले दलों की संख्या बढ़ती जा रही है। इन दलों में कई क्षेत्रीय दल भी हैं जिनका अपने अपने राज्यों में दबदबा है। यानी 2024 के लिए कांग्रेस का पलड़ा अभी से भारी दिखाई देने लगा है। संसद भवन के उद्घाटन के इस मुद्दे में एक तस्वीर तो विपक्षी एकता की बन रही है, ये साफ देखी जा सकती है, और दूसरी तस्वीर बीजेपी की नीयत को दिखला रही है दोस्तों, जिसमें सेंगोल यानी राजदंड को नई बिल्डिंग में रखने का फैसला बीजेपी ने किया है। आपको बता दूं कि सेंगोल यानी राजदंड सत्ता हस्तांतरण का एक प्रतीक है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को कुछ तमिल पुजारियों के हाथों सेंगोल स्वीकार किया था, क्योंकि तब अंग्रेजों से सत्ता भारतीयों को मिली थी। लेकिन बाद में नेहरू जी ने इसे म्यूजियम में रखवा दिया था। अब म्यूजियम से बीजेपी इसे बाहर निकालकर संसद में रखने जा रही है। इसी बात को अभी एक दिन पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह मीडिया के सामने कह रहे थे। जरा सुन लेते हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह ने मीडिया के सामने सेंगोल को लेकर के क्या कुछ कहा है, वो जरा सुनते हैं। उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाते हैं, थोड़ी बातें मेरी भी और उसके बाद तमाम बातें हमारे पैनलिस्ट साथियों की। सुनिए जरा अमित शाह साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कह रहे हैं सेंगोल को लेकर। आप लोग सोच रहे होंगे सेंगोल क्या है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, राजदंड। लेकिन उससे पहले एक तस्वीर नीचे भी आप देख रहे हैं, जरा नीचे हेडलाइंस हटा। हाँ, ये तस्वीर 8:30 बजे रात को देखिए। मनोज झा आरजेडी के सांसद और एक शानदार वक्ता
कोई ऐसा नहीं होगा जो इनको सुनना पसंद ना करता हो, चाहे पक्ष वाला या विपक्ष वाला। बहुत शानदार भाषण देते हैं जब ये संसद में, राज्यसभा में भाषण इनका होता है। उनके साथ हमारे साथी प्रशांत टंडन जी का ये इंटरव्यू आज रात 8:30 बजे आप देखिए। कल वादा किया था कि आपके सामने एक इंटरव्यू लेकर हम आएंगे और आज वो वादा पूरा कर रहे हैं हम। और मनोज झा शानदार वक्ता, 2024 की बड़ी तस्वीर आने वाली है सामने। क्या कौन सी तस्वीर आने वाली है सामने वो समझेंगे, लेकिन उससे पहले इधर सुनते हैं हमारे देश के गृह मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। ये सेंगोल जो अभी आपने स्क्रीन पर देखा था, उसने हमारे इतिहास में एक अहम भूमिका निभाई है। और ये सेंगोल अंग्रेजों से भारतीयों के साथ सत्ता के हस्तांतरण का एक प्रतीक बना था। इस घटना के ऐतिहासिक महत्व को जानने के बाद आप सभी को आश्चर्य होगा कि इतने सालों तक ये हमारे सामने क्यों नहीं आई। जब इसकी जानकारी प्रधानमंत्री जी को मिली, इस पर गहराई से विचार करने के बाद प्रधानमंत्री जी ने इसकी गहन जांच के आदेश दिए और फिर निर्णय लिया कि गौरवमयी प्रसंग को ध्रुव तारे के समान, परंपराओं के ध्रुव तारे के समान देश के सामने रखना चाहिए। इसीलिए हमारे नए संसद भवन के लोकार्पण के दिन को चुना गया। तो ये आप तस्वीर देख रहे हैं सेंगोल की। ये राजदंड, इसे तमिल में इसे सेंगोल कहते हैं और हिंदी में कहें तो राजदंड है। ऊपर नंदी गाय की तस्वीर है, शिव जी की नंदी गाय। खैर, संसद में इसे रखने, और वो भी वहाँ जहाँ लोकसभा अध्यक्ष बैठेंगे उनकी कुर्सी के पीछे ये रखा जाएगा। ज़रा सोचिए, जो संसद हमारे लोकतंत्र की पहचान है, हमारे लोकतंत्र की मजबूती है, उसी संसद में राजदंड यानी सेंगोल रखा जाएगा। आप जरा विजुअलाइज कीजिए दोस्तों कि लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के बगल में राजदंड यानी सेंगोल रखा हुआ है और सामने बैठे हैं उसी संसद में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि। जी हाँ, ये प्रजातंत्र नहीं है, ये जनतंत्र है, ये जनता का तंत्र है। ये राजा साहब और प्रजा साहब की बात नहीं है, प्रजा की बात नहीं है, ये लोकतंत्र है। और लोकतंत्र, लोग के द्वारा, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि संसद में बैठेंगे। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, गृह मंत्रालय ने सेंगोल की जो तस्वीरें जारी की हैं उसके मूठ पर यानी ऊपर, अगली सबसे ऊपर नंदी विराजमान है। अभी आप देख रहे थे जो शिव जी का वाहन है, और शिव हिंदू धर्म के भगवान हैं, जबकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। संविधान सर्वधर्म समभाव की बात करता है। सबसे बड़ी बात यह कि राजदंड सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है, तो मोदी सरकार कौन सी सत्ता का हस्तांतरण चाहती है? एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या मोदी सरकार सत्ता का हस्तांतरण करने जा रही है या सत्ता किसी के हाथ से लेने जा रही है? अपनी सत्ता किसी को देने जा रही है या लेने जा रही है? ये भी एक बड़ा सवाल है। आप अगर इतिहास के पन्नों को पलटकर यहां लाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये तो समझना ही होगा कि आप करने क्या जा रहे हैं। आप कुछ चीजें वहां से लेते हैं, कुछ चीजें यहां से लेते हैं, दोनों को मिला देते हैं, घाल मेल करके आज की जनता के बीच परोस करके क्या साबित करना चाहते हैं, ये जनता तो पूछेगी आपसे। खैर, सावरकर जयंती भी उसी दिन, और सावरकर जयंती के दिन नई संसद भवन का उद्घाटन और फिर राजदंड को वहां रखना, क्या दोस्तों ये सब महज संयोग है? शायद महज संयोग तो नहीं हो सकता। तो कौन से प्रयोग करना चाहती है मोदी सरकार, यह भी बड़ा सवाल है। तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या संसद की नई इमारत से या संसद की नई इमारत के उद्घाटन से पहले उठे हुए सवाल से मुश्किल में बीजेपी पड़ गई है, फंस गई है। और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लोकतंत्र से खिलवाड़ बीजेपी को पड़ेगा भारी, जो हम लिख रहे हैं ऊपर। और क्या नए संसद भवन के साथ ही विपक्षी एकता का भी होगा शुभारंभ? चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हमारे साथ हैं, विजय शंकर सिंह जी हमारे साथ, रिटायर्ड IPS ऑफिसर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथी प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, हमारे पॉलिटिकल एडिटर डॉक्टर दीपक पाचपोर जी जुड़े हुए हैं,
और हमारे साथ हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलिंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में, आप सबका भी तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, बात एक बार फिर, कल तो चर्चा हम कर रहे थे, लेकिन कल की चर्चा में थोड़ा राहुल गांधी की चर्चा भी थी, राहुल गांधी के पासपोर्ट की चर्चा भी थी। पासपोर्ट की चर्चा कल फिर जारी रहेगी, लेकिन आज सीधी पूरी चर्चा करना चाहते हैं, हम समझना चाहते हैं कि आखिर सेंट्रल विस्टा के जरिए इस देश को मोदी सरकार देना क्या चाहती है। क्या लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और अगर लोकतंत्र के साथ, देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो क्या ये बीजेपी के लिए भारी पड़ने वाला है। समझते हैं। आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास ही, ओपनिंग कमेंट आपसे, किस रूप में देखते हैं आप? देखिए राजीव जी, मेरी दो ऑब्जर्वेशंस हैं। पहली ऑब्जर्वेशन ये है, मेरा ये मानना है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये देश के 90% गरीब और मध्यम वर्ग को ले जाना चाहते हैं इतिहास के गौरव की तरफ, और अपने जो संगी साथी हैं उनको ले जाना चाहते हैं 21वीं शताब्दी तक की तरफ। अपने बच्चों को पढ़ाते हैं विदेशी यूनिवर्सिटीज में, उनको बनाते हैं बीसीसीआई का सेक्रेटरी, और उनको सभी क्रिकेट बोर्डों का अध्यक्ष बनाते हैं, और 90% जनसंख्या को ये ले जाना चाहते हैं इतिहास के गौरवमयी इतिहास की तरफ। तो वास्तव में ये देश को भटकाना चाहते हैं इतिहास के नाम पर, पहली बात। दूसरी बात राजीव जी, जो एक अध्यापक के रूप में मैंने महसूस किया, हमारी पीढ़ी से ये पीढ़ी ज्यादा बेहतर है। ये जिस पीढ़ी को मैंने पढ़ाया है वो ज्यादा बेहतर इसलिए है, ये पीढ़ी अब धर्म की बात बहुत ज्यादा नहीं करती, अब ये कुरान और गीता की बात नहीं करती, अब ये बात करती है अर्थशास्त्र की। ये पूछती है व्हाट इज ऑन द टेबल, ये बताओ मेरी उन्नति कैसे होगी, देश की उन्नति कैसे होगी। हम लोग तो समाजवाद, साम्यवाद, पूंजीवाद, जमीन और जमीन के टुकड़े, ये सब चीजों में उलझे रहे। ये जो जनरेशन है ये 21वीं शताब्दी की वास्तविकता को समझती है। अगर आपको विश्व में संघर्ष करना है, दूसरे देशों से जो विकास कर रहे हैं उनसे संघर्ष करना है, तो अपनी परंपराओं की रक्षा करते हुए आपको 21वीं शताब्दी की जो भावनाएं हैं उनको आत्मसात करना होगा। ये मेरी जनरेशन कर रही है। मैंने अपने छात्रों में देखा, वो बेफजूल की बातें नहीं करते। आपने राजीव जी नोट किया होगा, आप बंबई जाते हैं, वहां आपको कहीं कोई पॉलिटिक्स की बात करते दिखता है? हर आदमी ये कहता है कि मुझे भैया रात तक 2000 रुपए कमाने हैं, वरना मेरे घर का खर्चा नहीं चलेगा। टॉक इकोनॉमिक्स, टॉक फाइनेंस, टॉक मनी। आप यूपी के अंदर चले जाइए, बाराबंकी और सीतापुर के अंदर, जेब में 50 रुपए नहीं होंगे, बात करेंगे पॉलिटिक्स की, बात करेंगे धर्म की, बात करेंगे सनातन धर्म की, बात करेंगे हिंदू मुसलमान की। वास्तविकता में ये भटकाव की स्थिति है, और इसको जानकर देश की जो गरीब जनता है उसको सुप्तावस्था में रखने के लिए, उसको सोने पे मजबूर करने के लिए, और अपनी पेट की आग और अपनी आवश्यकताओं के लिए जागरूक न हो, ये करने के लिए बात करते हैं। जैसे आपने बड़ा अच्छा बात उठाई थी, ये जो बात कर रहे हैं कि ये राजदंड, तो ये राजदंड दिया था अंग्रेजों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो क्या ये माना जाए कि 2024 में तैयारी की जा रही है कि ये शासन सत्ता ये नेहरू परिवार के वारिस को ये दंड देने जा रहा है? ये स्थानांतरण उसी प्रकार का होगा जैसे उस समय। देखिए, आज हमें उन प्रतीकों की आवश्यकता नहीं है कि जो राजशाही, वो जमाना दूसरा था, वो समय दूसरा था, आज समय दूसरा है। हमें अपने बच्चों को वास्तविकता में ले जाना चाहिए कि हर बच्चे को इकोनॉमिक्स आनी चाहिए। 10वीं क्लास में फाइनेंस और इकोनॉमिक्स और इन्वेस्टमेंट के बारे में पता होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। गीता वीता तो इतना ठीक है, घर में मैं गीता पाठ करूं, हनुमान चालीसा पढ़ूं, बस। इसके बाद अगर समाज के अंदर मैं इन रूढ़िवादिताओं को बार बार लोगों को इतिहास की तरफ ले जाऊंगा तो मेरा देश दूसरे देशों से पिछड़ जाएगा। मेरे लिए अपने धर्म के ऊपर सबसे बड़ा जो राष्ट्र धर्म है वो है राष्ट्र धर्म, राष्ट्र के प्रति धर्म। और राष्ट्र के प्रति धर्म मेरा उस दिन पूरा होगा जबकि 142 करोड़ जनसंख्या है देश की, उसका पेट भरा होगा, उसके बाद मकान होगा, उसके बच्चों को नौकरियां मिलेंगी, वो अच्छा जीवन यापन करेंगे, वो होगा भारत का अच्छा भविष्य। इतिहास की कंदराओं के अंदर उनको ले जाके उलझाने का जो प्रयास होता है, इससे मेरा देश पिछड़ेगा। और 20 साल के बाद जो हमारे पास सबसे अच्छा समय है, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पास है,
वो खत्म हो जाएगा, हमारी देश की जनता भी बूढ़ी होने लगेगी, हम पिछड़ने लगेंगे। ये जो 9 साल हमारे बीते हैं, इतिहास इतिहास इतिहास, भविष्य की बात कीजिए। भगवान कृष्ण ने भी कहा था, आज के बारे में सोचो, जो चला गया उसको भूल जाओ, कल क्या होगा उसको भूल जाओ। लिव इन द प्रेजेंट, वी प्रेजेंट इन फ्यूचर। जी, इतिहास और इतिहास के पन्नों को किस ढंग से हम खंगाल रहे हैं ये भी सोचना होगा। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इतिहास के कुछ पन्ने जो आपको पसंद आते हैं उसको हम पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ पन्ने जो पसंद नहीं उसको फाड़ के फेंक देते हैं। किताब से पन्ने फाड़ कर फेंकने से इतिहास को आप बदल नहीं सकते, ये बिल्कुल याद रखिए। आना चाहता हूँ प्रशांत टंडन जी आपके पास। बहुत सारे यहाँ बहुत सारी बातें रख रहे थे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी अपने अंदाज में। प्रशांत जी, सेंट्रल विस्टा का एक शानदार प्रोजेक्ट मोदी सरकार के हिसाब से 1200 करोड़ रुपए का बना हुआ संसद भवन तैयार है बनकर, लेकिन हंगामा बरपा है कि उसमें कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, बहिष्कार। और ये जो बहिष्कार है यही नागवार है, यही परेशान कर रहा है मोदी सरकार को कि संसद भवन का आज 19 नहीं बल्कि अब 20 AIMIM भी कह लें, असदुद्दीन ओवैसी साहब भले इनके साथ नहीं दिखाई दे रहे हैं लेकिन कह तो रहे हैं कि मैं भी, हमारी पार्टी भी नहीं जाएगी। जब वहाँ पर प्रधानमंत्री जी नहीं बल्कि ओम बिरला जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो इसका उद्घाटन करेंगे तभी जाऊँगा। तो यानी कहीं ना कहीं वो भी इस बात से, तो 20 पार्टियाँ और 16 पार्टियाँ उधर हैं जो बीजेपी के साथ हैं। संख्या बल, शुरुआत में कह रहा था मैं, संख्या बल में संसद में बीजेपी आगे है, कांग्रेस पीछे है, लेकिन साथ देने वालों में कांग्रेस आगे है और बीजेपी वहां पीछे दिखाई दे रही है। और क्या ये एक तस्वीर बनती हुई दिखाई दे रही है 2024 की अगर देखा जाए तो? और इसी संसद में जो तस्वीर आगे होगी, जहां अगर रख रहे हैं साहब राजदंड को, सेंगोल को, तो ये सत्ता हस्तांतरण का एक उपाय है कि आने वाले समय में भैया ऐसे ही करना, जैसे अंग्रेजों के ज़माने में उस समय जब आज़ादी मिली थी या राजा महाराजा करते थे। अंग्रेज वो तो तमिल कुछ पुजारी आए, नेहरू जी को उन्होंने दिया और कहा कि हमारी ये परंपरा है, चूँकि भारत को एक सूत्र में पिरोना था तो इसलिए नेहरू जी ने वो काम भी कर लिया। मेरा पर्सनल मानना है कि नेहरू जी अपने मन से नहीं कहे होंगे कि जाओ जी वहाँ से लेके आओ और हम ये अंग्रेज़ों के हाथ से करेंगे। वो मान्यता थी और नॉर्थ से लेकर साउथ तक भारत को एक सूत्र में बांधना था, तो उस समय की मजबूरी थी, ज़रूरत थी, मजबूरी ना कहें तो ज़रूरत ज़रूर थी। लेकिन क्या आज ये ज़रूरत है कि आप उन पन्नों को अपने सुविधानुसार उन पन्नों को सामने रखिए और जो पन्ने आपके सुविधानुसार आपके हितकारी नहीं हैं उनको फाड़ के फेंक दीजिए? और क्या यहीं से तस्वीर दिखती है, बनती हुई तस्वीर जो अंदर बैठेगी? येलो कलर भी दिखाई दे रहा है। राजीव जी, हम 21st सेंचुरी में हैं और 21वीं शताब्दी के भारत में और 21वीं शताब्दी के दुनिया में चुनौतियां बहुत अलग तरीके की हैं, जो पौराणिक चीज़ों से नहीं हल होती है, पहली बात। दूसरी चीज़ क्या है कि जो राजशाही के जो सिंबल्स हैं उनको 21वीं शताब्दी की लोकतंत्र में उनका कोई जगह नहीं है। उनकी जगह संग्रहालय में है, उसका सम्मान करें, पिछली शताब्दी पिछले परंपराओं को देखें, पढ़ें, उसके बारे में जानकारी हासिल करें और संग्रहालय में रखें उसको। अगर अब कल को अगर प्रधानमंत्री राजा महाराजा तो मुकुट पहन के बैठते थे सिंहासन पे, तो क्या भारत का प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर कार्यालय में मुकुट पहन के बैठेगा, बगल में तलवार लेके, दंड लेकर? ये 21st सेंचुरी का भारत बनाने की कोशिश होनी चाहिए, जहाँ की चुनौतियाँ बहुत डिफरेंट हैं। हमारे यहाँ रोजगार की समस्या है, बहुत सारी समस्याएं हैं। जो प्रोफेसर अखिल स्वामी कह रहे हैं वो उनसे बिल्कुल सहमत हूँ कि हमारा ध्यान उन समस्याओं की तरफ होना चाहिए। ध्यान वहाँ होना चाहिए कि कैसे भारत के इंजीनियर्स अपना सर्च इंजन बनाएं, भारत के इंजीनियर्स अपना मोबाइल का चिप बनाएं, भारत के इंजीनियर्स जो हैं वो अपना इंटेल का माइक्रोचिप बनाएं, माइक्रो प्रोसेसर बनाएं। चुनौतियां बहुत अलग तरीके की हैं। आप दूसरी बात यह है कि जो हो रहा है, देखिए पार्लियामेंट
जो है वो परंपराओं से है, पार्लियामेंट इमारत से नहीं है। इमारत तो कोई बना सकता है, बहुत बड़ी बड़ी इमारतें आप देखिएगा कि चाइना फॉर एग्जाम्पल, चीन की जो पार्लियामेंट की इमारत है वो बहुत बड़ी है, हमारी पार्लियामेंट से, नई पार्लियामेंट से ही बड़ी होगी। जी। मैंने तमाम देशों की पार्लियामेंट की बिल्डिंग देखी है जाकर, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, लोकतंत्र नहीं है। तो उस पार्लियामेंट बिल्डिंग का क्या करेंगे आप? चीन की पार्लियामेंट बिल्डिंग का क्या करेंगे? वहां लोकतंत्र नहीं है, एक ही पार्टी चुनाव लड़ती है। इसी तरीके से ईरान में है, बहुत बड़ी पार्लियामेंट है, 700 से ऊपर मेंबर है वहां पे, बहुत बड़ा हॉल है, लेकिन लोकतंत्र नहीं है। तो रूस की पार्लियामेंट आप जानते हैं, बहुत बढ़िया है, क्रिमिनल में, लेकिन लोकतंत्र नहीं है। तो पार्लियामेंट की इमारत महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक परंपराएं हैं। तो प्रधानमंत्री जी किसी भी जगह बैठे, बहुत से देशों की पार्लियामेंट बहुत छोटी हैं, लेकिन आप उनकी लोकतांत्रिक परंपराओं की बात देखिए। आप इंग्लैंड की पार्लियामेंट की फुटेज कभी कभी हम लोग देखते हैं, या और मुल्कों की देखते हैं, क्या स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराएं हैं वहां पे। तो पार्लियामेंट 21st सेंचुरी का जो भारत है वो कोई इस तरीके का भारत बनाना जो है वो मुझे लगता नहीं कि ज़रूरत है। अब ये कि इवेंट मैनेजमेंट से चल रहे हैं। दूसरा कि देखिए, बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति, भारत का प्रथम नागरिक, उसको आपने किनारे कर दिया, और आप खुद, जो कि भारत का संविधान जो है वो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बहुत सीधी लकीरें खींचता है। प्रधानमंत्री विधायिका का हिस्सा नहीं है, वो कार्यपालिका का हिस्सा है, वो उसके मुखिया है। विधायिका का हिस्सा राष्ट्रपति है। तो विधायिका के हिस्से को राष्ट्रपति अगर उसके मुखिया है तो राष्ट्रपति को करना चाहिए, ये गरिमामय होता। अब दूसरी बात देखिए, जो राजनीति की बात है, कि राजनीतिक भी हम देख लें। जब द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया गया तो हमारे मास्टर स्ट्रोक वाले बड़े सारे पत्रकार और बुद्धिजीवी जो मशाल लेके मास्टर स्ट्रोक ढूंढते हैं, उन्होंने कहा द्रौपदी मुर्मू जी को बनाकर मोदी साहब ने ट्राइबल वोट साध लिया है। कहाँ गया वो ट्राइबल वोट? अब जब आप द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति बनाने के बाद उनका अपमान कर रहे हो, तो कहाँ गया वो ट्राइबल मास्टर स्ट्रोक, ट्राइबल वोट बैंक का? और बहुत महंगा पड़ेगा। जो आप कह रहे हैं ना खिलवाड़ महंगा पड़ेगा, भारी पड़ेगा। मैं बहुत रिसेंट एग्जांपल देता हूं अभी आपको। कर्नाटका में हम लोग थे। कर्नाटका में 15 शेड्यूल्ड ट्राइब सीट हैं, आदिवासियों की सीट 15 है। जिस समाज से द्रौपदी मुर्मू जी आती हैं, भले वो उड़ीसा से हैं लेकिन वहीं से आती हैं, उसी समाज से आती हैं। उन 15 सीटों में बीजेपी का स्कोर क्या रहा? जीरो। अब आप देखिए आगे आने वाले चुनाव में, आप देखिए मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश में ट्राइबल जो इन्फ्लुएंस सीट्स हैं वो 84 हैं, जहां पर ट्राइबल वोट बैंक असर डालता है 230 में, और वहां पे 47 शेड्यूल्ड ट्राइब रिजर्व सीट हैं। अभी वहां पे बीजेपी को 16 सीटें हैं, उसमें ऑलरेडी उनका ग्राफ नीचे की तरफ है ट्राइबल सीट में। छत्तीसगढ़ में देखिए जहां चुनाव होने हैं, छत्तीसगढ़ में ट्राइबल पॉपुलेशन 40% है, ट्राइबल स्टेट है वो। ये कहा जाता है कि बस्तर जो जीतता है वो रायपुर पहुंचता है, सरकार वही बनाता है जो बस्तर जीतता है, जो ट्राइबल वहां का डिवीजन है। अभी आप लोगों ने खबरों में पढ़ा होगा
बीजेपी के बड़े ट्राइबल नेता नंद कुमार साय कांग्रेस में आ गए। छत्तीसगढ़ में 25 सीटें हैं, 29 सीटें हैं शेड्यूल ट्राइब की। राजस्थान में चुनाव होने, राजस्थान में 25 सीटें ट्राइबल्स की रिजर्व सीटें हैं, और वहां भी 70 सीटों पे ट्राइबल जो है वो वोट बैंक इन्फ्लुएंस करता है। लोकसभा का देख लीजिए, लोकसभा में 47 सीटें हैं शेड्यूल ट्राइब की, और उसमें अभी बीजेपी के पास 31 सीटें हैं 47 में से। तो ये राजनीति भी अच्छी नहीं है। जो लोग मास्टर स्ट्रोक ढूंढ रहे थे द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनाने पर, तो उनको ये मास्टर स्ट्रोक को रिविजिट करना चाहिए। तीसरी बात तो इम्पोर्टेंट है कि इस मौके ने, जब नीतीश कुमार और राहुल गांधी और खड़गे जी विपक्षी एकता का ताना बाना बुन रहे थे, वहां आपने एक ऐसा काम कर दिया कि उनका काम आसान कर दिया। अब विपक्षी एकता जो है वो एक मुद्दे पे आधारित खड़े होके बहुत एकजुट होके बनेगी, और ये उसका एक टेस्ट केस है जो सामने आ गया। तो बड़ी कीमत, इसकी राजनीतिक कीमत भी चुकाएंगे। प्रतिष्ठा, राष्ट्रपति पद की गरिमा, उसके साथ तो कॉम्प्रोमाइज है ही, उसकी बड़ी राजनीतिक कीमत भी, ऐसा मैंने बताया राजीव जी। जी बिल्कुल, विपक्षी एकता की बात हो रही है। आज एक खबर और आई कि उधर जब अरविंद केजरीवाल आज मुंबई में थे और शरद पवार से मुलाकात के बाद वो जब निकले, मीडिया से बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से भी कल मिलने का समय मांगा है। कल अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने का उन्होंने समय मांगा है। तो ये छोटी मोटी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है जो हो रही है। जो बात कह रहे हैं प्रशांत टंडन जी, बिल्कुल उसी दिशा में है, सारी बातें जा रही हैं। और उन सब के बीच जो विपक्षी एकता की गांठ, जो बार बार मैं कहता हूं कि बहुत मजबूत हो रही है, और उसमें जो आंकड़े आप रख रहे थे प्रशांत टंडन जी, जिसमें शेड्यूल ट्राइब की बात थी, और उदाहरण सामने है, 15 सीटें कर्नाटक की, 15 में से 0 सीटें आई हैं, 14 सीटें कांग्रेस को और 1 सीट जेडीएस के खाते में वहाँ की गई हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक की जनता ने, वहाँ के ट्राइबल्स ने ये बता दिया कि वो किसके साथ है। और ये 4 राज्य, जिसमें तेलंगाना भी है, जिसमें मध्य प्रदेश भी है, जिसमें छत्तीसगढ़ है, जिसमें राजस्थान है, छत्तीसगढ़ में 34% ट्राइबल्स हैं। तो ये पूरा का पूरा, और बिल्कुल सही कह रहे थे, जो 12 सीटें बस्तर की जीत कर आता है, बस्तर में 12 सीटें हैं और 12 में 9 सीट, 10 सीट, 11 सीट जो जीत लिया, उसकी सरकार बन जाती है, यानी रायपुर में वही मुख्यमंत्री बन के बैठता है। तो बिल्कुल सही बात है। तो ट्राइबल्स अगर आपके साथ नहीं हैं और आप देश के सर्वोच्च पद पर एक आदिवासी राष्ट्रपति को बैठाए हैं, तो उनकी इज्जत भी तो कीजिए, या उनको इज्जत भी तो दीजिए जनता के बीच। या सिर्फ गुजरात के चुनाव प्रचार के लिए आप भेज करके ये कहेंगे कि देश का नमक खाया है, गुजरात का नमक खाया, 75% जनता जो है वो गुजरात का नमक खाती है। ये कहलवा देने से मात्र से आप गुजरात तो जीत सकते हैं, लेकिन क्या देश जीत सकते हैं? सवाल तो है। मध्य प्रदेश की बात हो रही थी, छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं हम, बाकी राज्यों के विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, और इन सब के बीच विपक्षी एकता की गठजोड़ की बात कर रहे हैं। और हमारे साथ मध्य प्रदेश के इंदौर से जुड़े हुए हैं हमारे साथी डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। आपसे समझना चाहता हूं प्रकाश जी, बहुत खलबली है मध्य प्रदेश में, और उसमें भी खासकर बीजेपी के नेताओं में तो एक अलग तरह का उबाल दिखाई दे रहा है। और इसमें ये जो गठबंधन की बात हो रही है, ये कितना प्रभावित कर सकता है? हम ज़रा सेंट्रल विस्टा के जो अंदर आने वाले संसद भवन के बहिष्कार और उसकी चर्चा के साथ साथ ये भी समझने की कोशिश करें कि कितना ज़्यादा प्रभावित हो सकता है आने वाले जो चुनाव हैं वो इन सब गतिविधियों से, और खासकर अगर 19-20 दल जो हैं एक साथ आ जाएं तो। राजीव जी, जो तमाम विरोधी दल एक साथ आ रहे हैं, सेंट्रल विस्टा के उद्घाटन के बहाने जो पार्टियां कांग्रेस के साथ आ रही हैं,
उसका नतीजा मध्य प्रदेश के चुनाव पर भी पड़ने वाला है। लेकिन मध्य प्रदेश में सीधी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच होती है। आम आदमी पार्टी बहुत कोशिश कर रही कि मध्य प्रदेश में वो आए। मध्य प्रदेश में तमाम जगह दीवारें रंगी जा रही आम आदमी पार्टी की तरफ से। सपा बसपा का भी थोड़ा बहुत महत्व मध्य प्रदेश में जरूर है, लेकिन निर्णायक लड़ाई केवल भाजपा और कांग्रेस के बीच ही होती है और विश्वास है कि इस बार भी यही होगा। मध्य प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव में जयस नामक एक संगठन खड़ा हुआ था आदिवासियों का, और उस संगठन के नेताओं ने कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा था। टिकट उनके पास कांग्रेस की तरफ से था और वे कांग्रेस के सदस्य कहलाए थे। अब इस बार ये संगठन जयस फिर सक्रिय हो रहा है। इस बार उन्होंने कहा कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, हम अलग से अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। अभी उनका ये कहना, पिछली बार भी उन्होंने यही कहा था, लेकिन संभावना है कि वो किसी न किसी पार्टी की तरफ जरूर चले जाएंगे। कांग्रेस की तरफ जाने की संभावना ज्यादा है। लेकिन एक बात मध्य प्रदेश के लोगों को भी बड़ी अजीब लगती है कि मध्य प्रदेश में अगर कोई योजना हो, गृह प्रवेशम, तो भी उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। कहीं एयरपोर्ट का उद्घाटन करना है तो भी मोदी जी करेंगे। रेलगाड़ी चलेगी तो मोदी जी आएंगे। जनधन सुरक्षा योजना होगी तो मोदी जी करेंगे। अटल पेंशन योजना होगी तो मोदी जी करेंगे। कहीं रेडियो के ट्रांसमिशन सेंटर बन रहे होंगे तो मोदी जी करेंगे। रेलवे लाइन डलेगी या रेलवे कोचिंग डिपो डलना हो तो भी मोदी जी उद्घाटन करेंगे। तो आखिर मोदी जी ऐसा क्यों करते हैं? तो लोगों की यह धारणा है कि मोदी जी ये सब इसलिए करते हैं कि लोगों का ध्यान बंट जाए। कर्नाटक के चुनाव में बीजेपी की जो करारी हार हुई और उस हार के बाद जो कहना चाहिए बड़ी मुसीबत लग रही है बीजेपी के नेताओं को, तो कोई ना कोई बहाना चाहिए। तो सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन, फिर और उद्घाटन इनका यह है कि ताकि लोगों का ध्यान कर्नाटक से और आने वाले 4 राज्यों में प्रमुख 4 राज्यों में चुनाव में जो होगा उससे हट जाए। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति, कांग्रेस ने तैयारी कर ली है, कांग्रेस लड़ रही है अपने पैमाने पर हर जगह संगठन के लेवल पे। लेकिन यहां लगता यह है कि बीजेपी को लगता है कि किसी भी तरह अब बीजेपी के प्रति लोगों के मन में इतना विरोध है कि हर तरह की नौटंकी यहां हो रही है, सिवाय नौटंकी के कुछ नहीं होता। 60 साल से ज्यादा के लोगों को, कुछ लोगों को हवाई जहाज में तीर्थ यात्रा कराई जा रही है। एक ऐसा राज्य जहां सबसे ज्यादा बाल मृत्यु दर है, जहां मातृ मृत्यु दर सबसे ज्यादा है, बेरोजगारी का आलम तो देश में सबसे बदतर है, विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं नहीं हो रही है तो नतीजे नहीं आ रहे हैं, फर्जी मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे राज्य में सरकार जो नौटंकी कर रही है वो दिखावे के लिए कर रही है। इसका मतलब यह है कि बीजेपी खुद अपनी परेशानियों में घिरी हुई है। भोपाल में मंत्री लोग मुख्यमंत्री से मिलते हैं, संघ के कार्यालय जाते हैं और कहते हैं कि फला एक मंत्री से हम बहुत नाराज हैं और हम देख लेंगे, इसके नतीजे बहुत बुरे होंगे। बीजेपी के पदाधिकारी, बीजेपी के अध्यक्ष उनके लिए हर संभव कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं शांति कायम हो और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार दोबारा आए, ये उनकी कोशिश है। लेकिन यह बात तय है कि जिस तरह वर्तमान मुख्यमंत्री को लेकर लोगों के मन में धारणा है, उनके चेहरे के अलावा बीजेपी के पास और कोई चेहरा है नहीं। मैंने पिछली बार कहा था कि बीजेपी के पास केवल मोदी का चेहरा है। शिवराज सिंह का चेहरा भी उनको लगता है कि बहुत पुराना पड़ गया और मोदी के चेहरे को लेकर ही वे आगे आना चाहते हैं। अब संसद के नए भवन का उद्घाटन की हो या राजदंड की बात हो, ये राजदंड की बात, ये सारी बातें लोगों का ध्यान हटाने की ओर है, क्योंकि मोदी को शपथ लिए 9 साल हो जाएंगे कल, और 9 साल में क्या किया, लोगों के मन में यही सवाल है कि आखिर 9 साल में हुआ क्या। और मध्य प्रदेश में 2003 के बाद लगभग 21.5 साल में क्या हुआ, 20 साल में क्या हुआ, कांग्रेस के कार्यकाल को घटा दें अगर तो क्या हुआ। तो लोगों के मन में ये चिंता जरूर है कि आखिर क्या हुआ है और किस तरह मध्य प्रदेश में पहले बीजेपी अपने नेताओं को बदलती रही और फिर शिवराज सिंह चौहान पर आकर टिक गई। बाद में जब
विधायक खरीदे गए तब भी शिवराज सिंह चौहान को ही दोबारा बनाना पड़ा, क्योंकि पार्टी में इतने अंतर्विरोध थे, मतभेद थे। कहीं तोमर जी थे, कहीं सिंधिया जी थे, कहीं कैलाश विजयवर्गीय थे, तो बहुत सारे नेता थे। तो अब बीजेपी को लगता है कि ये सब चीजें, मध्य प्रदेश के लोगों को लगता है कि मोदी या सरकार जो कुछ कर रही है वो लोगों का ध्यान बटाने के लिए कर रही है, ताकि मध्य प्रदेश की असलियत लोगों के सामने न आए, लोगों की समस्याएं सामने न आने पाए। बस यही दिखे कि देखिए हमने कितना नया संसद भवन बना दिया है, और हमारे मोदी जी तो उद्घाटन करने के लिए ही है, वे उद्घाटन प्रमुख हैं। हालांकि हर रेलगाड़ी का उद्घाटन वो करें जरूरी नहीं है, लेकिन वो कर रहे हैं तो उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। और इस सब को लेकर मध्य प्रदेश में विपक्ष के बारे में यही धारणा हो रही कि विपक्ष अगर एक होगा तो न केवल विधानसभा में बल्कि लोकसभा चुनाव में जब 29 सीटों पर मतदान होगा, अगर मोदी इसी तरह चलते रहे, विपक्ष इसी तरह एक होता रहा, तो मध्य प्रदेश चुनाव में तो जो होगा वो होगा ही होगा। लोकसभा चुनाव में 2024 में जो 29 सीटें हैं वे सीटें भी प्रभावित होगी। राजीव जी। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं और बहुत शानदार विश्लेषण मध्य प्रदेश के चुनाव के लिहाज से कर रहे थे अभी हमारे साथी डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, और हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या कुछ होने जा रहा, क्यों ध्यान भटकाने की कोशिश मध्य प्रदेश के छोटे छोटे आयोजनों में हर जगह प्रधानमंत्री की उपस्थिति। और कुछ दिन पहले अगर साल भर पहले अगर याद कीजिए तो मध्य प्रदेश में आदिवासी समूह को भी ये जानते हुए कि उन लोगों ने पिछले चुनाव में ठीक से साथ नहीं दिया था, उनको साधने की कोशिश हुई थी और कई नाम परिवर्तन भी हुए थे, रेलवे स्टेशन के नाम परिवर्तन भी, सब कुछ। लेकिन क्या राहुल गांधी की पदयात्रा भी उधर से गुजरी है और खासकर उस आदिवासी एरिया से गुजरी है, और एक एरिया जो खासकर जिस इंदौर में हैं अभी हमारे साथी डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, उस एरिया से गुजरे थे, और ये पूरा का पूरा एरिया कहा जाता है आरएसएस बीजेपी का गढ़ है। लेकिन इसमें क्या कांग्रेस पिछली दफ़ा तो कहीं ना कहीं सेंधमारी करने में सफल रही थी, इस बार हो पाएगी? और एक पहलू यहाँ पर और भी है मध्य प्रदेश में, जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया का पहलू। और ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो एरिया है वो ग्वालियर चंबल का एरिया है, और उस एरिया में क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया उतने ही पॉपुलर हैं या अब अनपॉपुलर हो रहे हैं? क्या अंदर खाने लेग पुलिंग भी चल रही है? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया से लोग नाराज भी हैं? बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोग तो नाराज होंगे ही, लेकिन बीजेपी, जिस बीजेपी में गए वो नए नवेले, और उन नए नवेले ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के नेता बन करके, मंत्री बन करके अगला चुनाव उसमें क्या नैया पार लगाएंगे बीजेपी की जो है, या उसमें पहले से छेद करके बैठे हुए हैं, ये भी देखना होगा। तो बहुत कुछ, मध्य प्रदेश का चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है, ये तय मानिए। 4 बार के सीएम शिवराज सिंह चौहान के सामने एक ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है, और उससे कैसे पार लगेंगे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा जो कर्नाटक में बार बार दिखता था वो मध्य प्रदेश में भी दिखेगा, और उस आधार पर मध्य प्रदेश में जीत लेंगे, या वही हाल होगा जो हाल कर्नाटक में बीजेपी का हुआ कि 100 के ऊपर क्या 75 और 60 के 70 के पास तक नहीं पहुंच पाए, 66 पे आप अटक गए? तो बहुत दिलचस्प होने वाला है। और उन सब के बीच विपक्षी एकता, और विपक्षी एकता की तार कहीं ना कहीं संसद भवन से, नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह से बंधती नजर आ रही है, गांठ बहुत तेजी से। और इधर केजरीवाल जो हैं वो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलना चाहते हैं। कल मुलाकात अगर होती है तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी, देखेंगे। कल की शाम बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, महत्वपूर्ण होने वाली है। आना चाहता हूं हमारे साथी विजय शंकर सिंह जी आपके पास, और आपसे समझना चाहता हूं, बहुत कुछ तो हम समझ रहे हैं, और 3 हमारे वरिष्ठ साथियों ने अपनी अपनी बात रखी हैं, और उसको, उन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए, क्या ये जो कुछ अभी हो रहा है, क्योंकि परेशानी में बीजेपी बहुत ज़्यादा है, लेकिन साथ साथ लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ भी तो हो रहा है, राजदंड को यहाँ लाना, और वो भी लोकतंत्र के मंदिर में, कहां तक कितना उचित है? इसको जिस भी रूप में सेटिस्फाई लोग करने की कोशिश करें, अपने अपनी दलीलें देने की कोशिश करें जो भक्तगण हैं, लेकिन क्या आज की तारीख में आप राजशाही की तरफ बढ़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं? और जैसा प्रशांत टंडन जी कह रहे थे कि कल को कहेंगे नहीं राजा साहब तो मुकुट पहनते थे, तो प्रधानमंत्री जी अब ये पुराना बहुत शानदार है और हम ले आए वहां से इंग्लैंड से, इसको तो पहन के रहना चाहिए, और इसमें लगा हुआ है वो हीरा। तब तो बिल्कुल ये होगा, कल को ऋषि सुनक साहब के साथ में समझौता हो जाए
और वहां के नए नवेले जो राजा साहब हैं उनके साथ समझौता हो जाए और कोहिनूर हीरा आ जाए और उसका एक मुकुट बना करके दे दिया जाए, लो भाई पहनो, राजा साहब उसी पे बैठेंगे। सिंह साहब, प्रशांत जी ने जो मुकुट की बात की है वो भले ही परिहास में कहा गया हो, लेकिन अगर वो पहल लें तो उसमें हैरानी होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो ऐसा कर सकते हैं। जैसी घटनाएं इधर हुई हैं उसको देखते हुए कुछ भी कर सकते हैं। अब मैं जरा राजदंड पे आता हूं। ये राजदंड जब सत्ता का हस्तांतरण हो रहा था तो लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू से कहा कि क्या आपके यहाँ सत्ता के हस्तांतरण की कोई प्रक्रिया है, क्योंकि ब्रिटेन में जब राजशाही बदलती है यानी राजा बदलता है तो वो एक राजदंड जो है उसको दिया जाता है, वो उसका प्रतीक होता है, क्योंकि वहां मोनार्की है। वो भले कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो लेकिन वहां मोनार्की है। भले वहां का राजा कुछ नहीं करता हो, सारी शक्तियां पार्लियामेंट के पास हैं, लेकिन वो है एक तरह से। उन्होंने ये पूछा कि आपके यहाँ क्या है, तो जवाहरलाल नेहरू ने ये बात राजगोपालाचारी से कहा कि आप बताइए क्या ऐसी कुछ है। तो राजगोपालाचारी ने चोल राजाओं का एक राजदंड निकाला और वो वहां के मठ को बुलाए और उन पुरोहितों ने उसको पूजा करके इसे जवाहरलाल नेहरू जी को ये दिया। एक प्रतीक था, सिर्फ उसका एक राजदंड का देना था जवाहरलाल नेहरू को, और नेहरू जी ने उस राजदंड को उसके बाद ग्रहण करके और अपना वो कालजयी भाषण दिया, टेस्ट डेस्टिनी वाला, झंडे का आरोहण किया और उसके बाद देश के स्वतंत्र हो गया की घोषणा की। वो राजदंड बाद में म्यूजियम में रख दिया गया। अब मेरा यहां कहना है कि जो राजदंड आप मुझे स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये नंदी मार्का वाला राजदंड, ये चोल राजाओं का प्रतीक है, हमारा प्रतीक नहीं है। हमारा से मेरा मतलब भारतीय संविधान ने जिस राज चिन्ह को स्वीकार किया है, जिस राज चिन्ह जो 4 शेरों वाले जिस राज चिन्ह को स्वीकार किया है, वो प्रतीक नहीं है। तो ये कैसा राजदंड है जो दिया जा रहा है जिस पर ये है। अब ये कहा जा सकता है कि साहब तब नेहरू जी ने क्यों लिया। तो नेहरू जी ने जब राजदंड ग्रहण किया था उस समय हमारा प्रतीक तय नहीं हुआ था, हमारा संविधान बन रहा था, संविधान के बनने की प्रक्रिया थी, संविधान पास नहीं हुआ था। लेकिन जब संविधान पास हो गया, हमने एक राष्ट्रीय प्रतीक स्वीकार कर लिया, सारनाथ के 4 शेरों वाले एम्बलम को, तो वही एम्बलम अब हर राज्य चिन्ह पे लगता है। सेना में जब जनरल बदलता है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, या हमारे यहाँ पुलिस में जब डीजी बदलते हैं तो वो भी एक बैटन चेंज करते हैं, तो उस बैटन के जो ऊपर होता है राज्य चिन्ह होता है और उस फोर्स का भी चिन्ह होता है। जैसे आर्मी चीफ बदलेगा तो उसका राज्य चिन्ह होगा और आर्मी चीफ का भी उस पर होगा। डीजी बदलेंगे तो यूपी पुलिस के बदल रहे हैं तो यूपी पुलिस का एम्बलम होगा। तो निश्चित रूप से इस राजदंड पे वो राज्य चिन्ह भारत सरकार का होना चाहिए, यानी वो राज्य चिन्ह होना चाहिए जो हमने संविधान में स्वीकार किया है। दूसरी चीज, वो सत्ता का हस्तांतरण था। माउंटबेटन से जवाहरलाल नेहरू सत्ता ले रहे थे, एक औपनिवेशिक राज का अंत हो रहा था। आज किस राज का अंत हो रहा है? ये तो 2014 से ही लगातार शपथ लेके आए हैं। अब कल के दिन ये न कह दें कि हम राज्याभिषेक भी कराएंगे तो मुकुट तो आएगा ही आएगा। तो ये सब चीजें एक हास्यास्पद जी बनाती हैं और लोगों के बीच चर्चा की बात जी बनाती हैं। दूसरी चीज राष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति जी को इसलिए नहीं बुलाया गया कि अगर राष्ट्रपति जी मौजूद होती तो फिर प्रधानमंत्री कैसे फीता काटती या जो भी वहां प्रक्रिया रखी जाए उद्घाटन की, लोकार्पण की, हो सकता हवन हो, कोई बात नहीं, फीता भी काटा जाएगा ही, तो वो कैसे करते। लेकिन राष्ट्रपति संसद की एक अंग है। संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर पार्लियामेंट बनते हैं। उनके ही आदेश पर सदन आहूत होता है, वो सदन को भंग कर सकती हैं। और प्रधानमंत्री की हैसियत लोकसभा में लोकसभा के स्पीकर के नीचे एक सभी एमपी की हैसियत के बराबर है। लेकिन सेना के सदन के नेता इसलिए हैं कि सदन में बहुत प्राप्त दल के वो नेता हैं। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जी को न बुलाया जाना ये हैरान तलब है, और राष्ट्रपति जी का तो अपमान है ही है, और सबसे बड़ी बात संवैधानिक परंपराओं का अपमान है। दूसरी बात एक और गौर करिए, हमारे उपराष्ट्रपति जो हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं पदेन। जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का सभापति होगा। और संसद के 2 सदनों में उच्च सदन के सभापति वो हैं। लोकसभा भी निम्न सदन माना जाता है, उसके लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर हैं। ऐसी स्थिति में आप उपसभापति, आधे सदन के जो सभापति हैं, उनको भी नहीं बुलाया जा रहा है।
वो भी मौजूद नहीं है। इसलिए कि अगर वो भी मौजूद होते तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में तो प्रोटोकॉल है, उस पर प्रधानमंत्री तीसरे नंबर पर आते हैं, पहले नंबर पर राष्ट्रपति, दूसरे पर उपराष्ट्रपति, तीसरे पर प्रधानमंत्री। तो ऐसी स्थिति में कैसे होता? लेकिन जब हमें वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने से लेके सेंट्रल विस्टा के नई संसद के उद्घाटन करने तक का काम खुद ही करना है, तो इस तरह के तर्कों की कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, जैसा प्रोफेसर रखी स्वामी जी ने शुरू में कहा कि पहले की पीढ़ी और अब की पीढ़ी में फर्क है, बिल्कुल सही बात है। पहले की हम लोग जब पढ़ते थे तो उतने ज्यादा जागरूक नहीं थे। जागरूक से मेरा मतलब उतने ज्यादा समृद्ध नहीं थे कि हमें अगर कोई ढूंढना होता था तो हम लाइब्रेरियों में जाते थे। हमारे सामने कंप्यूटर वगैरह जैसी कोई चीज नहीं थी। ये बात अलग थी कि लाइब्रेरी में ज्यादा समय बीतता था, जब कॉम्पिटिशन तैयारी करते थे तब भी बीतता था, और एग्जाम की तैयारियां करते थे अपने रेगुलर एमए की तब भी बीतता था। लेकिन आज वो बच्चे जो अभी हाई स्कूल में हैं वो भी हमसे ज्यादा जानते हैं। उन्हें कोई संदेह होता वो तुरंत गूगल कर लेते हैं। हम भी आज गूगल कर लेते हैं, लेकिन हमारी तुलना में वो ज्यादा समृद्ध हैं और वो ज्यादा गूगल कर सकते हैं, ज्यादा टेक सेवी हैं। ऐसी स्थिति में हम उनको फिर खेल के पीछे ले जाएं, ये अच्छी चीज नहीं है। आज इसरो के चीफ का एक बयान आया है कि वेदों में सारा विज्ञान था, उसे अरब ले गए और अरब से यूरोप ले गए। मुझे नहीं पता वेदों में कितना विज्ञान था, कितना विज्ञान नहीं था, इस पर रिसर्च हुआ है कि नहीं हुआ है, हो सकता है विज्ञान हो। लेकिन इसरो चीफ से कोई ये पूछे कि सर क्या आपने जो एमटेक बीटेक किया होगा कहीं से, आपने वेद पढ़ा था? निश्चित रूप से उन्होंने वेद पढ़ा होगा, मैं अपने बच्चों को वेद पढ़ाएंगे। लेकिन वो ये बयान इसलिए दे रहे हैं कि जो बयार चल रही है पीछे लौटने की, उस बयार में वो कैसे फिट रहे। ब्यूरोक्रेसी मौसम के अनुसार फिट रहने की एक आदत भी पालती है, हमेशा पालती है। सरकार बदलती है, उसका स्वरूप बदल जाता है, मिनटों में बदलता है, 24 घंटे के अंदर ब्यूरोक्रेसी का स्वरूप बदलता है। और आज जिन पार्टियों को हम देख रहे हैं कि वो भाजपा के साथ खड़े हैं और वो इस बहिष्कार में नहीं है, कल के दिन यदि भाजपा की जगह कांग्रेस आ गई पावर में तो ये सब कांग्रेस की तरफ आ जाएंगे। इसमें इनका ऐसा कुछ नहीं कि भाजपा की तरफ है, सीधी सी बात यह है कि ये कांग्रेस की तरफ आ जाएंगे। लेकिन फिर भी 19 विपक्षी दलों का बहिष्कार ये बहुत ही बड़ा लोकतांत्रिक कदम है। यदि प्रधानमंत्री जी को जरा सी भी लोकतंत्र की चिंता है या उन्हें आंखों में शर्म जैसी कोई चीज है तो उन्हें तत्काल सबको बुला के, अभी भी देर नहीं हुई है, बात करना चाहिए था और राष्ट्रपति जी को आमंत्रित कर लेना चाहिए था। अब मुझे ये नहीं पता कि राष्ट्रपति जी से पूछा भी गया कि नहीं कि आप न रहें तो हम ही उद्घाटन कर लें। यह भी संभव है कि राष्ट्रपति कहीं इंगेज हो, बिजी हो, तो कहा जा सकता है कि आप कर लें। लेकिन ये चीज सामने आनी चाहिए कि राष्ट्रपति जी की अनुमति से ये कर रहे हैं, लेकिन वो चीज भी नहीं है। तो सीधी सी बात यह है कि इस समय जो स्थिति दिल्ली में चल रही है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी चुनौती भरी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हर दांव, हर कदम अब विपरीत पड़ता जा रहा है। कर्नाटक की हार के बाद जैसे बदहवासी का आलम आ जाता है, वैसे उस पार्टी में है और पार्टी के अंदर भी ये बात है। तो जैसे तभी प्रकाश हिंदुस्तानी जी ने मध्य प्रदेश की पूरी राजनीति रख दी, वहां क्या स्थिति है वो बेहतर जानते हैं। अभी 2 दिन पहले एक खबर आई थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने माफी मांगी है। अब ये नहीं पता उन्होंने माफी किस बात के लिए मांगी है, इस बात के लिए माफी उन्होंने कांग्रेस छोड़ के गलती की है या और किसी बात के लिए माफी मांगी है। उन्होंने जिनको हराया था केपी यादव गोना से, उनका भी आज बयान आया है। उन्होंने साफ साफ कह दिया जिधर जाते हैं उधर छेद करते हैं, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। तो इन सब चीज को लेकर लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस उद्देश्य से वहां गए थे वो उनका उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है और इस मामले में सबसे अधिक लूजर वो है। अब राजनीति में क्या होता है चुनाव में, लेकिन फिलहाल जो खबरें मध्य प्रदेश से हम लोग अखबारों में पढ़ रहे हैं, आपके चैनल या अन्य चैनलों से देख के समझ पा रहे हैं, उससे ये जरूर लगता है कि भाजपा की सबसे बड़ी चुनौती है। तो मेरा यही कहना है कि ये जो सेंट्रल विस्टा में नई संसद भवन का उद्घाटन का जो कार्यक्रम है ये पूर्ण रूप से संविधान के विपरीत है, मर्यादाओं के विपरीत है और राष्ट्रपति की उपेक्षा है। जी बिल्कुल, संविधान, लोकतंत्र, राष्ट्रपति की उपेक्षा और तमाम बातें, ये बातें क्या सुनी जा रही हैं, इन बातों पर ध्यान दिया जा रहा है या सत्ता का जो नशा है वो इतना ज़्यादा चढ़ा हुआ है कि बहुत सारी बातें आप सुन ही नहीं पा रहे हैं। समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रही है भाजपा
और अगर ऐसा हो रहा है, क्या ये खिलवाड़ भाजपा को भारी पड़ेगा? ये समझने की कोशिश आना चाहता हूँ डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास। दीपक जी, किस रूप में आप देखते हैं? बहुत सारी बातें आप छत्तीसगढ़ में देखिए, एक हमारे साथी मध्य प्रदेश में, आप छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ की तस्वीर भी और ट्राइबल पार्ट बहुत बड़ा पार्ट है, और उसके अलावा यहाँ दिल्ली में जो कुछ हो रहा है उसमें भी विपक्षी एकता की तस्वीर साफ नज़र आ रही है। कौन किसके साथ है ये क्लियर कट नज़र आ रहा है। आज जब मायावती जो बात कह रही थी, देखिए बहुत घुमा करके उन्होंने कि नहीं मैं तो नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे कार्यक्रम पहले से फिक्स हैं, लेकिन इसका उसमें जाना चाहिए, ये बहुत बढ़िया है, इसका विरोध नहीं होना चाहिए। अरे भाई, आप जाएं ना जाएं, लेकिन आप विरोध कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं ये पहले बताइए ना। आप किनके साथ हैं? क्योंकि यहाँ तो यही हो गया है कि पहले 4-5 अलग अलग कैटेगरी होते थे, लेकिन अब 2 ही कैटेगरी, या तो आप हमारे साथ हैं या आप हमारे दुश्मन हैं। बात तो वही हो गई है डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। तो ऐसे में चाहे मायावती जी का बयान हो, चाहे उधर YSRCP के मुखिया और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का बयान हो, चाहे बयान ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का हो, चाहे KCR हो, ये तमाम दल जो हैं वो अपनी पहचान, अपनी बात यहाँ सामने रख दी है। और इससे एक बात और आती है, अगले पार्ट में इस पर चर्चा करेंगे, चाहे तो आप थोड़ा उसको आगे बढ़ा सकते हैं कि नीतीश कुमार भी इन लोगों से ही बार बार मिल रहे हैं। हालांकि उसमें मायावती नहीं है, लेकिन जो बाकी हैं इन लोगों से मुलाकात हुई है। तो और जो कुछ दिन पहले प्रशांत टंडन जी 185 सीटों की बात कर रहे थे, उसमें भी ये मुख्यमंत्री के राज्य हैं, उस पर भी आएंगे, चर्चा करेंगे उस पर भी। लेकिन अभी ये समझना ज़रूरी है कि क्या एक तस्वीर साफ हो गई है। जो बात यहाँ कह रहे थे विजय शंकर सिंह जी कि लोकतंत्र का जो मंदिर कह लें, जो भी कह लें, टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, और उसका उद्घाटन और उस उद्घाटन में नहीं पहुँचना बहुत मायने रखता है। पूरी दुनिया आज तो एक पल में दुनिया के पास विस्फोट की तरह पहुँच जाती हैं खबरें। राजीव जी, अपन इसको शुरू कर इस चर्चा को मैं करना चाहूंगा जो राजदंड को लेकर है। जो अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस पर काफी विचार मंथन किया गया, और उसके बाद मोदी जी ने पता कराया कि क्या बात थी, क्यों नहीं वो उसको यहाँ लाया गया वगैरह वगैरह। तो पहले तो जनता को ये जानने का हक है, और सरकार को भी इस बात को बताना चाहिए कि उस चर्चा में कौन लोग थे, ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने ये सजेस्ट किया कि भाई उस राजदंड को वहां से लाकर म्यूजियम से निकालकर यहां लाया जाए। तो पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी की पूरी सरकार, हालांकि हमारी पूरी राजनीति जो है वो विवेकहीन तो है ही, संस्कृति शून्य भी है। संस्कृति के बारे में शायद ही कोई ऐसा बड़ा नाम इस सरकार में नजर आता हो। है कुछ बड़े लेखक हैं, कोई ये है, लेकिन कम से कम भारतीय जनता पार्टी या जो लोग मैटर करते हैं, जो लोग निर्णायक है, उनमें ऐसे संस्कृति के जानकार, उनकी व्याख्या करने वाले ऐसे लोग बहुत कम है या लगभग है ही नहीं। और अगर होंगे तो मुझे लगता नहीं कि उनसे कोई सलाह मशवरा लिया जाता होगा। राहुल सांकृत्यायन साहब जो थे, ये इन्होंने अपनी किताब में भुवक्कर शास्त्र में बहुत अच्छी बात लिखी है। उन्होंने कहा है कि संग्रहालय जो है वो हमारे इतिहास और संस्कृति को जानने का बेहतरीन केंद्र होते हैं, बशर्ते कि हमारे पास वैसी आंखें हो। ये बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य उनका, बशर्ते कि हमारे पास वैसी आंखें हो। देखिए, नेहरू जी जो थे वो हमारी भारतीय राजनीति के मतलब सबसे बड़े लोगों में से तो एक थे ही, संस्कृति के बड़े जानकार थे और भारत के इतिहास के बड़े जानकार थे। मतलब उनकी महानता देखिए कि उनकी प्रेरणा से रामधारी सिंह दिनकर साहब ने किताब लिखी संस्कृति के 4 अध्याय। तो आप सोचिए कि वो व्यक्ति कितना महान था। जब उस व्यक्ति ने राजदंड को म्यूजियम में रखवा दिया तो उसके पीछे पूरा का पूरा उनका एक थॉट प्रोसेस जरूर रहा होगा। अगर नेहरू जी को ये ठीक से फॉलो कर ले तो इनकी आधी इज्जत बच सकती है। राजदंड का उल्लेख जो है वो इसलिए किया जाता है कि हमारे यहाँ जो मतलब उसको ये कहा जाता है कि जो राजदंड है वो क्या है। राजदंड जो है वो सत्ता का प्रतीक है वो, लेकिन बाद में उसका क्षरण जो हुआ, उस शब्द का अवमूल्यन साम दाम दंड भेद के रूप में लिए गए कि राज्य को चलाने के लिए आपके पास ये 3 प्रकार ये 4 उपाय होने चाहिए। इस सबके अलग अलग अर्थ है। साम का अलग अर्थ है, दंड का अलग है, ये हम सब जानते हैं। भेद का अलग है कि भेद मतलब किसी के रहस्य पता करके राज वगैरह वगैरह करना। दंड जो है वो
एक तरफ से राजा का सबसे बड़ा हथियार था और वो सजा देता था। लेकिन आधुनिक जीवन में, आधुनिक जो आज का जो परिदृश्य है, उसमें दंड का इस्तेमाल कम है। न्याय का जो न्याय शास्त्र जो है वो अधिक लोकतांत्रिक शब्द है, इसलिए दंड की बात ठीक है। अंग्रेजों ने भी पूरा कोडिफिकेशन किया, भारतीय दंड संहिता बनाई, दंड संहिता आज भी काम करती है, वो अपनी जगह ठीक है। लेकिन अधिक लोकतांत्रिक शब्द जो है वो न्याय शास्त्र, न्याय है, न्याय देना, और न्याय देने के अंतर्गत दंड दिया जाता है, ये बात तो सही है। लेकिन नेहरू जी को ये लगा कि लोकतंत्र में दंड का काम कम है, न्याय का काम ज्यादा है, लोगों के साथ आप अच्छा व्यवहार कीजिए, इसलिए उन्होंने उस दंड को यहां स्थापित नहीं किया। फिर आप देखिए कि प्रतीकों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है, वो मानसिकता ऐसे ही तमाम चीजों के रौद्र रूपों में उनका बड़ा विश्वास है। आप राम का जो सौम्य और संतुलित चेहरा था, उस चेहरे को उन्होंने बहुत ही क्रोधित रूप जो है राम का, वो उन्हें पसंद आता है। ऐसे ही हनुमान जी का जो भक्तिभाव वाला चेहरा है वो पसंद नहीं आता। उसकी जगह बजरंग दल और सारी भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग, बाकी विश्व हिंदू परिषद के लोग जब भी उसका प्रदर्शन करते हैं तो अब हनुमान जो है वो एक दूसरे रूप में है। तो जो सत्ता का जो क्रूर रूप है, व्यक्ति का जो क्रूर रूप है, वो इन्हें बड़ा पसंद आता है। इसी के अंतर्गत इन्होंने जो अशोक चक्र है या शिलालेख है जिसमें न्याय की बात अशोक करते रहे हैं या बड़े बड़े लोग करते रहे हमारे पुराने शासक, उसकी बजाय उन्हें यह लगता है कि दंड का मतलब है कि डरा के रखो जनता को। इस मानसिकता के अंतर्गत राजदंड को वहां से लाकर यहां रखा गया है। लेकिन इस अभी जो कुछ भी प्रपंच हो रहा है इस मामले को लेके कि राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया या मोदी जो है वो 2024 की तैयारी के अंतर्गत जो है वो इस मौके का पूरा फायदा उठा रहे हैं और इस तरीके से, लेकिन वो नहीं जानते थे कि इसके कारण पूरा का पूरा हमारी राजनीति दो खेमों में सीधे सीधे विभक्त हो जाएगी। मतलब जिस काम को बहुत सारे विपक्षी नेता मिलकर कर रहे थे उसको एकाएक तेजी मिल गई, सीधे सीधे दो खेमे तो बन ही गए हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि ये जो 20 लोग हैं जो आज कह रहे हैं कि बहिष्कार करेंगे, ये खेमा वैसा का वैसा इंटेक्ट रहेगा, ऐसी पूरी उम्मीद है। हो सकता है कि आज जो सत्ता के साथ खड़े दिख रहे हैं, मोदी के साथ खड़े दिख रहे हैं, उनमें से कुछ लोग जो है परिस्थितियों का आकलन करके आने वाले समय में वो इधर टूटकर आ सकते हैं। तीसरी बात जो आपने छत्तीसगढ़ की बात की, छत्तीसगढ़ में देखिए आदिवासी नंद कुमार साय जो है वो तो हो ही चुके हैं। एक और बड़े आदिवासी नेता हैं, मैं उनका भी नाम इसलिए नहीं लूंगा, ऐसा कहा जा रहा है वो कोरबा क्षेत्र के हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि वो भी कांग्रेस के संपर्क में है और शायद वो भी जो है तो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आ सकते हैं। इसकी अभी मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं और उनका नाम भी जाहिर नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस बात की चर्चा बड़ी है। छत्तीसगढ़ में बस्तर में जो है वो 12 सीटें हैं जिसमें से 11 सीटें कांग्रेस के पास है। दूसरा सरगुजा क्षेत्र है, वो भी एक बड़ा आदिवासी क्षेत्र है, वहां 14 में से जो 13 सीटें हैं वो कांग्रेस के पास है। तो कांग्रेस वहां पहले से मजबूत स्थिति में है। अब इस तरीके से जैसे मुर्मू जी को राष्ट्रपति को नहीं आमंत्रित किया गया है, तो मुझे लगता है कि 1-2 सीटें जो कांग्रेस से बाहर थी वो कांग्रेस को इस समय मिल सकती हैं और इसका असर जो है लोकसभा के चुनाव में भी निश्चित रूप से पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है राजीव जी। तो कुल जमा ये बात जो है छत्तीसगढ़ में भी ये काम करेगी और निश्चित रूप से हमें ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रपति को न बुलाना, इस बात को लोग समझेंगे कि जिस प्रकार से पहले दलित राष्ट्रपति को भूमि पूजन पे नहीं बुलाया गया, जबकि हमारे मोदी जी कभी दलितों के पैर धोते नजर आते थे, कभी बताते थे कि दलितों को सफाई करने में जो है वो आध्यात्मिक सुख मिलता है वगैरह वगैरह। ऐसे ही राष्ट्रपति तो आपने बना दिया, लेकिन उनके साथ आप ट्रीटमेंट क्या कर रहे हैं ये लोगों के सामने आ रहा है। बीच में एक बात तो चली थी, सत्यपाल मलिक जी ने बताया था कि किस प्रकार से राष्ट्रपति के जो कार्यक्रम है वो तक पहले अप्रूव होते हैं मोदी जी के। मोदी जी विदेश जाते हैं वो कभी भी नहीं जाते रिपोर्ट करने। पुराने समय में देखिए चाहे बड़े से बड़ा प्रधानमंत्री क्यों न हो, नेहरू से लेके हाल के वर्षों तक वो विदेश से आता था तो जाके बताता था राष्ट्रपति को, लेकिन ये परंपरा जो है ये भी तोड़ दी गई है। तो अब मुझे लगता नहीं है कि इसमें ऐसा कुछ बदलाव होगा कार्यक्रम में। मोदी जी अपने अलावा किसी से उद्घाटन इसका करवाएंगे नहीं और अपनी सत्ता जो है उसका प्रतीक के रूप में उन्होंने उस दंड को स्थापित किया है। ये लोगों को समझना चाहिए कि वो डेमोक्रेटिक नहीं है, ये बहुत ही राजशाही का प्रतीक है। इसलिए नेहरू जी ने उसको तत्काल जो है वो म्यूजियम में रखा दिया गया था। इस राजदंड की सही जगह जो है
वो म्यूजियम नहीं है, इतिहास ही है राजीव जी। जी बिल्कुल सही जगह जहां रखा हुआ था वहां से उठा करके अब किसी दूसरी जगह पे, वो भी वहां जहां लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं, सांसद बैठते हैं, और वहां पर इस राजदंड को रखने की बात कही है देश के गृह मंत्री ने। और उसके अलावा बहुत ही विधि विधान के साथ, पूजा पाठ के साथ, कहां से पंडित, कहां से अलग अलग जगहों से सब बुलाए जा रहे हैं। और ये सब कुछ जो होगा ये इसी रविवार को यानी 28 तारीख को आप देखेंगे। तमाम चैनलों पर आप इसको लाइव तो देखेंगे ही, तो तैयार रहिए देखने के लिए एक नए तरह का, अब क्या बोलूं, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। अमलेंदु जी, किस रूप में आप देख रहे हैं? आपका अंदाज कुछ निराला और अलग होता है, जरा अपने अंदाज में बताइए। राजीव जी, असल में ये जो राजदंड स्थापित किया जा रहा है, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूर्व प्रधानमंत्री और आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि है। और पंडित नेहरू का भूत जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सिर पर हर समय मंडराता रहता है, तो ये उसको स्थापित करने की वहाँ एक चेष्टा की जा रही है कि पंडित नेहरू ने ये राजदंड जो था वो हासिल किया था, तो वह मोदी जी ने लाके यहाँ लगा दिया है। अब पता नहीं इसके पीछे क्या मंशा है, लेकिन मुझे लगता है कि पंडित नेहरू का भूत जो है वो सिर पर चढ़ करके बोल रहा है इस समय बहुत तेजी के साथ। अब दिक्कत ये है कि पंडित नेहरू की तरह चूड़ीदार पायजामा पहनने से और उसी तरीके की सर्दी पहनने से हर कोई अगर पंडित नेहरू हो जाता तो मैं भी हो जाता। जोशियों ने मेरी जन्मपत्री देखी तो बताया कि पंडित नेहरू की और चंगेज खां की और मेरी जन्मपत्री एक सी है, लेकिन मैं तो नहीं हूँ जब पंडित नेहरू। तो अब सदरी पहनने से और चूड़ीदार पायजामा पहनने से हो जाऊं तो मैं भी हो जाऊंगा, बहरहाल है। लेकिन राजीव जी, इसके पीछे भी आप देखिए कितना शातिर दिमाग काम करता है भारतीय जनता पार्टी का। आपको देखने की आवश्यकता ये है कुल मिला के, और वो देखने की आवश्यकता ये है कि जब कल हमारे गृह मंत्री जी जो थे वो प्रेस वार्ता कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि पूरे वैदिक रीति रिवाज के साथ जो है ये स्थापित किया जाएगा। और पुजारी कहां से आएंगे? दक्षिण से, तमिलनाडु से। और तमिलनाडु में क्या वैदिक संस्कार चलते हैं? नहीं चलते हैं, वहां द्रविड़ संस्कृति है। तो द्रविड़ों के ऊपर वैदिक सभ्यता लादने की कोशिश जो है ये इसका भी एक प्रतीक है। अब अगर तमिलनाडु के लोग इसको समझ सकते हैं तो समझने कि भाई द्रविड़ियन संस्कृति के ऊपर जो है किस तरीके से वैदिक संस्कृति हावी की जाएगी। दूसरा ये कि इसके जरिए जो एक राजनीति साधने की कोशिश की जा रही है वो तमिलनाडु की राजनीति है। कर्नाटक में जिस तरीके से जोर का झटका लगा है भारतीय जनता पार्टी को, और उत्तर भारत में स्थिति खराब होती जा रही है आगे आने वाले चुनाव में, तो अब सोचा जा रहा है कि तमिलनाडु के अंदर कुछ पैर पसारे जाए। हमारे कुछ जो बहुजन चिंतक कहलाए जाते हैं उनको इस काम पे लगाया गया है कि वो अभी जाकर के सेवा करें स्टालिन की, और फिर वहां किसी तरीके से जाकर के जो है वो आरएसएस के पैर जमाए जाए। इस काम पे भी उनको लगाया गया है। तो अब जो देखिए जो किया, कल अमित शाह जी ने 5 या 6 बार सी राजगोपालाचारी का नाम दिया। और आपको याद होगा कि अभी 15 दिन पहले शायद जो सी राजगोपालाचारी के पौत्र जो हैं उनको भारतीय जनता पार्टी की संस्था दिलाई गई थी। तो अब ये सी राजगोपालाचारी को याद करना और सी राजगोपालाचारी के पौत्र को वहां भारतीय जनता पार्टी की संस्था दिलाया जाना, क्या जो है वो तमिलनाडु के अंदर जो है वो नए जो है वो श्रीधरन तैयार किए जा रहे हैं क्या? अब किसी का ध्यान इस पर जाए या ना जाए, लेकिन मैं तो उस पर देख रहा हूँ कि इसके पीछे ये भी हो सकता है राजनीति जो है ये साधने की हो इस सेंगोल के पीछे, बाकी और तो कुछ नहीं है उस सेंगोल का मतलब। एक अन्य बात राजीव जी ये है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी का जो पितृ संगठन है आरएसएस, वो डेमोक्रेसी का घोर विरोधी है, वो राजशाही का समर्थक है। और जब देश आजाद हुआ और जब सरदार पटेल जो थे वो सारी रियासतों को एक करने का काम कर रहे थे, तो आरएसएस और प्रजा परिषद मिलकर के जो थे राजघरानों का मिलकर संगठन तैयार कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि इन रजवाड़ों का जो है वो भारत में विलय ना होने पाए। ये चीजें भी हैं, ऐतिहासिक तथ्य हैं। तो क्या उसी राजतंत्र की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है? तो जो स्वामी जी कह रहे थे या विजय शंकर सिंह जी कह रहे थे या किसान जी कह रहे थे, वो जो मुकुट वाली बात है वो तो प्रधानमंत्री निश्चित तौर पे कर सकते हैं कि अब तो मैं राजा हो गया,
क्योंकि उनकी जो पूरी वेशभूषा, जिस तरीके से उनके जो रोज रोज नए नए चित्र आते हैं, एक दिन में 6-6 बार जो है, वो सिर्फ राजाओं वाले होते हैं, कहीं से भी डेमोक्रेसी में जो है किसी राज्य के जो है प्रधानमंत्री के तो नहीं होते हैं वो चित्र जिस तरीके से आते हैं। तो ये हो सकता है कि वो वास्तव में मन की इच्छा जाग गई हो कि राजाओं के नाम से जो है वो इतिहास जाना जाता है, तो हम भी राजा हो जाए और फिर ये बताया जाए, इतिहास जब लिखा जाए कि देखिए भारत को जो था वो राजतंत्र की ओर ले गए, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात है, जो संविधान के रहते तो हिंदू राष्ट्र बन नहीं सकता है, तो राजतंत्र आए तो फिर जो है बताया जाए कि मोदी जी ने जो है वो स्थापित किया था। कल अमित शाह जी ने एक बात और कही थी, उसकी तरफ जो है ध्यान देने की आवश्यकता है और इसके पीछे सारे षड्यंत्र की पूंछ है वो दिखाई पड़ती है। उन्होंने कहा कि असली आजादी जो है वो कब आती है, ये इस पे उनकी इस वाक्य पे गौर करने की आवश्यकता है। यानी कि अमित शाह जी ये बताना चाहते हैं कि असली आजादी जो है जब वो सेंगोल स्थापित होगा, प्रधानमंत्री करेंगे, तब आएगी असली आजादी। अभी तक आजादी जो थी वो नहीं थी। अब जिसको जो ग्रहण करना है वो ग्रहण करे। मुझे जो ग्रहण करना था प्रातः स्मरणीय अमित शाह जी के इस बयान से मैंने ग्रहण कर लिया है, और देखने वाला वक्त यह आएगा राजीव जी कि आगे आगे क्या होता है। इस देश के अंदर राजतंत्र रहता है, वास्तव में डेमोक्रेसी बची रहती है। विपक्ष जिस बात की बार बार उल्लेख कर रहा है कि डेमोक्रेसी खतरे में है, और जो 19 विपक्षी दलों का पत्र है और आज खड़गे जी का जो बयान है कि प्रधानमंत्री ने संसदीय परंपराओं को तोड़ा है, निश्चित तौर पर वो खतरे जो है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं। ये सिर्फ एक संसद भवन के उद्घाटन का मसला नहीं है, ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो मुख्य मानसिकता है दलितों और आदिवासियों के विरोध की और मनुस्मृति को लागू करने की, उसका धीरे धीरे जो है ये प्रस्फुटन हो रहा है। स्वामी जी, आपको भी ऐसे ही लगता है? देखिए राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है, मैं ये कल्पना कर रहा था कि छत्रपति शिवाजी और जो चक्रव्यूह है उसकी रचना जो होती थी उस समय आज के परिवेश से अगर उसकी तुलना की जाए तो क्या स्थिति होती। देखिए, छत्रपति शिवाजी की रणनीति होती थी, सेना उनकी छोटी होती थी, लेकिन वो चारों तरफ से घेर कर झपट पड़ती थी, और ये चक्रव्यूह का सिद्धांत था कि दुश्मन को अंदर आने दो और जब वो अंदर आ जाए तो चारों तरफ से घेर लो। आज जो मैं राजनीतिक परिवेश राजीव जी देख रहा हूं, बिल्कुल उसी प्रकार का होता जा रहा है। एक तरफ से महाराष्ट्र घेर रहा है, एक तरफ से साउथ इंडिया पूरी तरह से घेर रहा है, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, कर्नाटका हो, फिर बिहार घेर रहा है, वेस्ट बंगाल घेर रहा है, इधर से पंजाब घेर रहा है। तो चारों तरफ से ऐसा एक चक्रव्यूह बना रहा है विपक्ष कि धीरे धीरे जो चारों तरफ से भरी हुई हवा है ये बीच में संकुचित होती जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी बची कहां पे है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और गुजरात में मुख्य तौर पर चारों तरफ से घिर रही है। अब मैं देखिए, चर्चा बहुत गंभीर असल में हो रही है राजीव जी, तो मैं ये समझ रहा था थोड़ा अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं इसको थोड़ा हल्केपन की तरफ ले चलूं। हल्कापन मतलब थोड़ा हास्य की तरफ ले चलूं। राजीव जी, मैं समझता हूं ये समस्या है क्यों, ये समस्या क्यों हुई। मुझे ऐसा लगता है ये समस्या इसलिए हुई कि मैं ये मानता हूं कि पत्नी जो है वो एक पेपर वेट की तरह होती है। जो पेपर वेट है वो आदमी को फड़फड़ाने देता है, उड़ने नहीं देता। और जिसके बाद पत्नी नहीं होती उसका जो पूरा व्यक्तित्व है वो उड़ने लगता है। तो ये जो एक संकुचन है, एक बार क्या हुआ राजीव जी, थोड़ा हास्य की तरफ बोल रहा हूं, बीवी पे वश जो कैसे पत्नी पे वश किया जाए, तो किसी तांत्रिक को फोन किया किसने, तो पत्नी ने फोन उठाया, उन्होंने कहा साहब अपने पति से बात कराइए, मुझे वो मंत्र चाहिए जिससे कि पत्नी को वश में किया जाए। तो पत्नी ने कहा वो बर्तन धो रहे हैं, अभी बर्तन धोने के बाद आके बताएंगे। तो देखिए, वास्तविकता ये है जो आज की समस्या है। आज की समस्या राजीव जी ये है, आप देखिए जितने भी नेता ऐसे हैं, तो अगर आप एक लोकतांत्रिक, क्योंकि आपको वास्तविकता में जो जीवन की शिक्षा मिलती है वो नारी से मिलती है। आपको अपनी जो प्रथम गुरु है, आपकी जीवन की प्रथम गुरु टीचर्स ने तो बाद में पढ़ाया, जो अक्षर ज्ञान आपको कराया, जो शब्द ज्ञान आपको कराया, जो चलना आपको सिखाया, खाना आपको सिखाया, वो आपकी मां ने सिखाया। और जीवन जो जीना सिखाया वो पत्नी ने सिखाया। जो बचा खुचा रह जाएगा वो बहू और बेटियां सिखा देंगी। तो नारी का सम्मान अगर नहीं करेगा समाज, और ये हमारे भारतीय समाज की रीढ़ है, अगर आप उस नारी को अपमानित करेंगे, उसको बुलाएंगे नहीं इस समारोह में, देखिए किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आज रात को निर्णय हो जाए कि द्रौपदी मुर्मू जी इसका
शिलान्यास करेंगी, इसका उद्घाटन करेंगी, सारे अपोजिशन पार्टी आ जाएंगी। पूरे विश्व में कोई ऐसी संकेत नहीं जाएगा कि भारत के अंदर कोई इस प्रकार की संवैधानिक। लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं? मही ब्रह्म हूं। आप कल्पना कीजिए, रावण कैसे कहता होगा, कंस कैसे कहता होगा, छाती पीट पीट के कहता होगा मैं हूं सबसे शक्तिशाली, मैं ही हूं परमेश्वर। जैसे शिव जी के ऊपर जो भस्मासुर था, उसने ये सोच के हाथ रखने का प्रयास किया मैं परमेश्वर हो गया, मेरे को शिव जी का वो मिल गया। तो वास्तविकता में आदमी को जो हमारा सनातन धर्म सिखाता है कि परमेश्वर के सामने मत्था टेको, झुको, अहंकार छोड़ो, तुम कुछ नहीं हो, तुम मिट्टी हो, तुम धूल समान हो, जो कुछ है ये प्रकृति है, और इस प्रकृति के सामने तुम एक मिट्टी का छोटा सा दाना भी नहीं हो। और जो भी व्यक्ति अहंकार में आके इस मर्म को भूल जाता है, उसका समूल नाश होता है। और मुझे लगता है वैसी ही परिस्थिति राजीव जी बन रही जी। परिस्थितियां बदलती हैं और किस दिशा में जाती हैं ये तो सब जानते हैं, कई बार हम देखते भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो क्रिएट की जाती हैं। क्या यहाँ पर जो कुछ हो रहा है ये जानबूझकर कैसा किया जा रहा है, क्रिएट किया जा रहा है? और उसके साथ साथ जो विपक्षी एकता है जिस पर बार बार मैं आ रहा हूँ, वो क्या कुछ करने जा रहा है? ये जो तस्वीर दिखाई दे रही है उससे क्या कुछ आगे होने जा रहा है? सामने 5 राज्यों के चुनाव हैं और उन 5 राज्यों के चुनाव में क्या हम विपक्षी गांठ को और मजबूत होते हुए देखेंगे? और उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि 4 राज्य, पाँचों के पाँचों राज्य जहाँ पर लगभग जिसमें से 3 तो बिल्कुल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, जहाँ बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। और ऐसे में जो परसों 28 तारीख को जो तस्वीर सामने आएगी वो तस्वीर क्या कहेगी? 20 दल बाहर हैं और सेंट्रल विस्टा के इस उद्घाटन में और ख़ास करके संसद भवन के उद्घाटन में नहीं जा रहे हैं। क्या संदेश जाएगा, ये तो समझने की ज़रूरत है ही। आना चाहता हूँ एक बार फिर से प्रशांत टंडन जी आपके पास, किस रूप में देखा जाए चुनाव से लेकर के और इस उद्घाटन तक? देखिए, जो मोदी साहब की शैली है, तो ये 20 दल वहां होते भी तो भी ये कैमरा के फ्रेम में नहीं आते, आना मोदी जी को ही है। लेकिन जो चिंता की बात है राजीव जी, वो ये है कि 21st सेंचुरी की डेमोक्रेसी में जो आदमी, जो पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीत कर आई और बहुत बड़े संख्या में हमारे देश के वंचित समाज से वोट लेकर आई, दलित, आदिवासी, पिछड़े, महिलाएं, उनके साथ विश्वासघात है। जो ये हो रहा है, ये जो जैसे अमरेंदु जी कह रहे थे, ये मनुस्मृति की स्थापना हो रही है। और इस मनुस्मृति की स्थापना में 90% भारत नहीं है, जिसकी चर्चा हम लोग कुछ दिन पहले भी कर रहे थे कि क्यों हमारे यहाँ मेडल्स नहीं आते या आविष्कार नहीं होते, क्योंकि टैलेंट पूल में 90% लोग नहीं है। तो ये 90% भारत को किनारे रखकर एक पौराणिक मनुस्मृति जो है उसकी स्थापना हो रही है। और इसकी स्थापना का मतलब क्या है? इसकी स्थापना का मतलब ये है कि धीमे धीमे, और उसकी प्रक्रिया चालू है, आरक्षण नहीं होगा, कोई किसी प्रकार की योजनाओं में भागीदारी नहीं होगी, वो राजा और प्रजा वाला संबंध होगा। और जो जब ये दंड एक संविधान की किताब की जगह जिसमें लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसकी जगह, हम भारत के लोग की जगह, ये एक राजशाही दंड वहां पे होगा जो उस जमाने का है जब राजा का सलाहकार जो है वो राजपुरोहित होता था। तो राजपुरोहित की जो सिस्टम है, वो राजपुरोहित के सिस्टम में आरक्षण नहीं होगा, सामाजिक न्याय नहीं होगा, वहां पे वही पौराणिक चीजें आएंगी और उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो ये केवल एक सिंबल नहीं आ रहा है, ये पूरी एक सोच व्यवस्था जिसमें आरएसएस बहुत दिनों से लगी हुई थी। आरएसएस का कोई, ये केवल दिखावा है उनका मुस्लिम विरोध, असली उनका काम है जो मनुस्मृति को स्थापित करना।
और ये एक नई चुनौती भारत के समाज के सामने, राजनीति के सामने, और जो लोग भी भारत के संविधान को पे विश्वास रखते हैं, जो आज़ादी की लड़ाई के मूल्यों पर विश्वास रखते हैं, उनको ये देखना होगा कि जो दंड वहाँ रखा जाएगा ये राजपुरोहित की सत्ता को स्थापित करेगा, ये लोकतांत्रिक नहीं है। और इस तरफ ये भारत जा रहा है आज़ादी के इतने सालों के बाद, ये चिंता का विषय होगा। और मुझे लगता है राजीव जी, जो आप ऊपर लिख रहे हैं लोकतंत्र से खिलवाड़ भारी पड़ेगा, हम पहले भी देख चुके हैं। भारत के डीएनए में लोकतंत्र घुस गया है, क्योंकि आज़ादी हमको कोई गिफ्ट में नहीं मिल गई थी, बहुत बलिदानों से मिली है आज़ादी, तो डीएनए में घुस गया हमारे। अगर लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ होगा तो भारत के लोग पहले भी जवाब दे चुके, फिर जवाब देंगे। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ और डीएनए में लोकतंत्र है। क्या जो कुछ हो रहा है इसमें वी द पीपल ऑफ इंडिया को किनारे करके यहाँ राजदंड को सामने लाया जा रहा है, और अगर राजदंड को सामने लाया जा रहा है तो फिर तस्वीर क्या बनने जा रही है। क्या ऐसे में 2024 का चुनाव जो सामने है, उस चुनाव पे भी प्रश्न चिन्ह लगने की बात कई लोग कहते हैं। थोड़ी गंभीर बात करते हैं और अब क्लोजिंग की तरफ भी बढ़ रहे हैं। 8:30 बजे से प्रशांत टंडन जी का इंटरव्यू देखना है, सुनना है। मनोज कुमार झा जो आरजेडी के सांसद हैं और तेज़ तर्रार नेता हैं, बहुत शानदार वक्ता हैं, प्रखर वक्ता हैं, और वो क्या कुछ कह रहे हैं और ख़ासकर आने वाले समय में 2024 की तस्वीर कैसे बनने वाली है और 2024 की बड़ी तस्वीर आने वाली है सामने, जो कह रहे हैं मनोज झा, ये सब सुनेंगे 8:30 बजे से। लेकिन उससे पहले अभी डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, एक बार फिर से आपके पास आना चाहता हूँ, आपसे समझना चाहता हूँ, क्या ये जो कुछ हो रहा है और सामने 2024 की तरफ अगर बढ़ें तो आज और 2024 के बीच जितना लगभग साल भर का, अभी आप ही बता रहे थे कि कल 26 तारीख को 9 साल पूरे हो रहे हैं मोदी सरकार के, इस 9 साल और अगले 1 साल का लेखा जोखा तो पूछा ही जाएगा। उसमें वो तमाम बातें आएंगी 2013-14 के चुनाव प्रचार के दौरान बोले गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, 2019 के चुनाव प्रचार अभियान के दौरान जो वादे किए गए वो भी, और उसके बाद के भी तमाम बातें तो आएंगी ना सामने। और ऐसे में अगर विपक्ष हावी है तो क्या बुरा है? मुझे लगता है कि मोदी जी की इच्छा होगी कि रही होगी कि नए संसद भवन का उद्घाटन वो 26 तारीख को करें, लेकिन अगर वो 26 को करते तो और ज्यादा विरोध होता, तो उसे आगे बढ़ा दिया गया, ये उनकी सुविधा होगी। वरना ऐसा कोई मुहूर्त तो निकला नहीं था कि 26 को नहीं निकालते, लेकिन ये उनका अपना डर रहा। पिछले 9 साल इस देश में नरेंद्र मोदी का शासन रहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही, नरेंद्र मोदी की सरकार रही। और 28 तारीख को जब नए संसद भवन का उद्घाटन होगा तो उस उद्घाटन समारोह में भी केवल नरेंद्र मोदी ही नजर आएंगे, कोई उपराष्ट्रपति जी नजर आएंगे नहीं, बुलाया ही नहीं गया, राष्ट्रपति जी नहीं होंगे, बुलाया ही नहीं गया, लेकिन राजनाथ सिंह होंगे इसकी आशा नहीं होगी टीवी चैनलों पर, हरिवंश होंगे इसकी आशा नहीं है टीवी चैनलों पर, या पीयूष गोयल हो, नितिन गडकरी हो, किसी और नेता के होने की आशा नहीं है, केवल मोदी होंगे और जो भी समारोह को संचालन करने वाले लोग होंगे वे होंगे। और इसके बाद मोदी की स्तुति शुरू होगी कि देखिए मोदी जी ने कितना बड़ा संसद भवन बनवाया, सेंट्रल विस्टा बनवाया, और ऐसे दौर में बनवाया जब पूरे देश में कोरोना फैल रहा था, रोजगार पर संकट था, इकोनॉमी बर्बाद हो रही थी, और मोदी जी ने सरकारी योजनाओं का काम धड़ल्ले से चलाते हुए भारत की अर्थव्यवस्था को बचा लिया। जो अर्थव्यवस्था 19वें या 23वें नंबर पर थी उसे लाकर 5वें नंबर पर बिठा दिया, यही बात होगी। तो अगले 2-3 दिन में देखता हूं कि हमारे तमाम जो मीडिया में, सोशल मीडिया में भी जो तंत्र है, प्रचार तंत्र है, यही चलने वाला है कि मोदी जी बहुत महान है और ये वो देश को एक बहुत बड़ी उपलब्धि से नवाज रहे हैं कि संसद भवन नया बनाएंगे। हालांकि संसद भवन एक बिल्डिंग ही होता है, एक बिल्डिंग जब संसद हो, जब वहां संसद बैठेगी तभी वह संसद भवन होगा, अभी तो वो एकमात्र बिल्डिंग है। जैसे कि यहाँ बैठे सभी लोग हिंदू हैं, हम सब जानते हैं कि
किसी मंदिर में जब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है तभी वो मंदिर कहलाता है। तो हमारी संसद की जो बिल्डिंग है वो अभी बिल्डिंग है, जब उसमें हमारी संसद की गतिविधि शुरू होगी तब वो संसद बनेगी। लेकिन राष्ट्रपति को नहीं बुलाकर, क्योंकि अगर राष्ट्रपति जी भी आती और उद्घाटन करती तो तब भी लोग यही कहते कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री काल में ये संसद की नई बिल्डिंग बनी। तो इससे कोई बहुत फर्क पड़ता नहीं और सदन की गरिमा भी रहती, सारे लोग आते और उन लोगों को भी बुलाया जाता जिन्होंने आजादी के लिए बलिदान दिया, जिन्होंने देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाया, जिन्होंने देश को अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ाया, उन्हें भी बुलाया जाता तो बेहतर होता। लेकिन एक तरह से ये वन मैन शो करने की जो परंपरा है ये ठीक नहीं है और इसी का नतीजा होगा कि हम देखेंगे कि अगले साल जो चुनाव होंगे लोगों को ये बात याद रहेगी कि लोगों मोदी जी ने क्या किया। 9 साल अभी हुए हैं, 1 साल और देख लेंगे लोग और इसका लोगों की मतदाताओं की स्मृति को, कई लोग बोलते कि धुंधली होती है, मैं कहता हूं धुंधली नहीं होती। लोगों ने इंदिरा गांधी को भी हराया है, अटल बिहारी वाजपेयी को भी हराया है, आडवाणी को भी हार का मुंह देखना पड़ा, तो कोई नेता बचा नहीं जिसने हार नहीं देखी। तो मोदी भी अपराजय नहीं है, ये बात लोगों को याद रहेगी। राजीव जी जी बिल्कुल बिल्कुल। विजय शंकर सिंह जी, आपके पास क्लोजिंग कमेंट और यही एक आखिरी आपसे समझना चाहता हूं कि क्या अब जब 28 तारीख को उद्घाटन है उससे पहले अभी अब खबर देख रहा हूं कि 18 दल जिसमें जेडीएस और अकाली दल भी साथ आ गए हैं, यानी उनके साथ मोदी जी के साथ जाएंगे वो उद्घाटन समारोह में, और 20 दल इधर हैं। लेकिन 20 दल हों या 5 दल हों या उधर 25 दल हों ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि यहाँ विवाद है और उस विवाद का निपटारा होना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र का मंदिर है और उसमें वी द पीपल ऑफ इंडिया से ही शुरुआत होती है हमारे संविधान की, इस हिसाब से भी। तो क्या कहेंगे, क्या मानते हैं आप? क्लोजिंग कमेंट के रूप में समझना चाहता हूँ कि क्या आने वाला जो समय है जिसमें हम कई चुनावों को अभी देखने जा रहे हैं, 2024 का चुनाव है, आखिरी साल शुरू हो रहा है मोदी सरकार का, और ऐसे में इस ढंग के निर्णय जिसमें विपक्षी जो हैं वो किनारे, क्या ये जनता के ऊपर भी रिफ्लेक्ट होता दिखाई देगा आने वाले समय में? एक ऐसी कुछ ऐसे आप फैसले लेते रहे, लेकिन अब कुछ ऐसे फैसले ले रहे हैं जहां बहुमत आपके साथ नहीं है। और फिर अब अभी देखिए नोटबंदी, ये भी बहुमत नहीं था, आपने कर दिया एक नोटबंदी। तो कुछ ऐसे फैसले और देखने को मिलेंगे क्या जहां जनता परेशान होगी आने वाले समय में? बिल्कुल ऐसे फैसले आएंगे और प्रकाश हिंदुस्तानी जी की इस बात से मैं सहमत हूं कि मोदी जी अपराजय नहीं है। लोकतंत्र में कोई भी अपराजय नहीं होता, इवन राजतंत्र में भी कोई भी अपराजय नहीं होता। बहादुर से बहादुर, बड़े से बड़े राजा भी शिकस्त पाए हैं और हारे हैं। जहां तक लोकतंत्र की बात है और नई संसद इमारत की बात है, मैं ये कहूंगा कि इमारत गोल हो या तिकोनी, 64 योगिनी मंदिर से प्रेरित हो या किसी अन्य स्थापत्य से प्रेरित हो, सदन का महत्व बिल्डिंग में नहीं होता, सदन का महत्व लोक में होता है, लोकतंत्र में होता है, जनता में होता है, लोकहित से होता है। टेबल पिटने से लोकतंत्र नहीं बनता, लोकतंत्र बनता है जनता की बात सुनने से, जनता की बात रखने से। हम क्या उम्मीद करेंगे कि जो नई संसद बन रही है इसमें फिर वो मौके नहीं आएंगे? हम उम्मीद करते हैं कि मौके नहीं आने चाहिए, लेकिन भरोसा नहीं से मैं कह रहा हूं कि संसद को म्यूट कर दिया जाए और एक बिल पास करा लिया जाए किसानों का, संसद को म्यूट कर दिया जाए और राहुल गांधी या अन्य विपक्षी नेताओं का भाषण हम तक पहुंचने न दिया जाए, और भाषण पहुंच भी जाए तो रात के अंधेरे में जब सारी कार्रवाई खत्म हो जाए तो उसे चुपके से डिलीट कर दिया जाए। और जब अध्यक्ष से मिलकर ये बात कही जाए कि हमें अपनी बात रखने का मौका दिया जाए, तब उन्हें मुस्कुराते हुए कहा जाए कि आप चाय पीजिए, ये हम नहीं कर सकते। इतनी बेबसी अध्यक्ष महोदय की देखी गई है। अब ये राजदंड कितना उनको ताकत देता है ये भविष्य बताएगा। मेरा ये कहना है कि इमारत गोल तिकोनी जैसी भी बना लीजिए, 1000 करोड़ की बनाइए, 10,000 की करोड़ बना लीजिए, पैसा लगाएंगे तो इमारत अच्छी से अच्छी बनेगी। लेकिन लोक कहां है? लोकतंत्र में लोक का महत्व है और लोक कितना आगे से लाभान्वित होता है ये भविष्य बताएगा।
बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोकतंत्र में लोक सबसे बड़ी बात, और वो कहाँ है ये भविष्य बताएगा। और यही हम समझने की कोशिश कर रहे थे पूरे चर्चा के दौरान कि जो कुछ संसद भवन को लेकर के हंगामा बरपा हुआ है उसमें लोकतंत्र कहाँ है, और अगर लोकतंत्र के साथ अगर आप खिलवाड़ कर रहे हैं तो वो भारी पड़ेगा। आज नहीं कल चुनाव में जनता, कर्नाटक के चुनाव, उससे पहले हिमाचल प्रदेश के चुनाव, इन तमाम चुनावों में आप अपराजेय नहीं हैं। आपके पास खुद के जीते हुए मात्र 6 राज्य हैं, मात्र 6 राज्य हैं आपके पास। तो ये आप अपराजय नहीं हैं, ये साफ जाहिर होता है इससे ही। आने वाले समय में 5 चुनाव और हैं, 5 राज्यों के चुनाव, और उन राज्यों में भी कड़ी टक्कर है। और उससे पहले आप वैसे वैसे निर्णय ले रहे हैं जिसमें कहीं न कहीं जनता भी परेशान हो रही है और आपके निर्णयों से वो उसका निर्णयों का समर्थन नहीं कर रही है। तो इसलिए बहुत कुछ है जिसको समझने की ज़रूरत आपको भी है। आपसे मतलब बीजेपी सरकार की बात कर रहा हूँ। तो इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ विजय शंकर सिंह जी आपका, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपका, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, प्रशांत टंडन जी और अमलिंदु उपाध्याय जी, आप सबको बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप जुड़े इस कार्यक्रम में, आप लोगों ने हिस्सा लिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और तमाम आप साथी जो बने हुए हैं, आप लोगों को सूचना तो लगातार दे रहा हूँ कि थोड़ी देर बाद 8:30 बजे से आप